हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर जो आने वाली दिसंबर में एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अपन जूलॉजी के बारे में, जीके के बारे में, कि लास्ट 15 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपने को कैसे कैसे लास्ट टाइम में इन चीज़ों को, कंटेंट जो अपना थ्योरी वाला है, एमसीक्यू वाला है, इन सारी चीज़ों को अपने को देखना है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट 1 साल से जो ट्रस्ट था मेरे पे, जोन ऑफ लाइफ साइंस पे, कंटेंट पे। और इसी के साथ ऑफिशियली मेरा भी सिलेक्शन हो गया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में। तो 1 साल से अपन सब साथ में जुड़े हुए थे, क्लासें डेली चल रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपन, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने गलतियाँ की है एग्ज़ाम में, जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उन सब के बेस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को ऐसी फोकस करनी है जिससे अपनी गलतियाँ हैं वो मिनिमाइज हो। सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी रखनी है लास्ट 15 दिन के अंदर, जीके वाली चीज़ों में क्या रणनीति रखनी है, तो उन सब की अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वंस अगेन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने पास में बात यह निकल के आती है कि जो मेन 3 इश्यू है अपने पास में, कि अभी एक तो रिजल्ट आया है अभी लेटेस्ट में जूलॉजी का। तो काफ़ी बच्चे हैं जो एकदम पास बाउंड्री पर जाके रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट टाइम अब टोटल टाइम बच रहा है ऑलमोस्ट 15 से 16 दिन। दूसरी चीज़ वो है कि गलतियाँ कौन सी हैं जिनको अपन एकदम मिनिमाइज करें सो देट अपना जो स्कोर है वो एकदम अपने फेवर में आए। तीसरी चीज़ ये है कि इस बार जीके है वो आपका क्वालिफाइंग वाला है। ठीक है, जीके में इस बार क्वालिफाई करने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर अपन जीके में बाहर हो जाएंगे तो अपना सब्जेक्ट में चाहे अपना 100 का स्कोर हो, फिर चाहे कितना भी हो, वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो उसके लिए भी अपने को देखना है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी जिनका रिजल्ट आया है अभी लेटेस्ट में, ठीक है, तो अब वापस एग्ज़ाम की तैयारी करना, मतलब उन चीज़ों को वापस डील करना, वापस उसी कंटेंट को रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल है, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू दे के आए हैं, लास्ट में उस फेज तक पहुंच के आए हैं और रिजल्ट में 1 या 2 नंबर के मार्जिन से रह गए, वो चीज़ें हर्ट भी करती हैं। ठीक है, इतनी तैयारी की है, उस चीज़ का थोड़ा दुख भी होता है, अफसोस भी है, बट अगर अपन उसके रिग्रेट को लेके बैठे रहे 15 या 20 दिन, सो उसका सॉल्यूशन तो नहीं है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी 15-20 दिन का टाइम है, जितनी चीज़ों को मैक्सिमम अपन टाइम दे पाएँ, जीके वाली चीज़ों पे, सब्जेक्ट वाली पे। ठीक है, so उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करें जीके की, कि जीके में आपको 50 में से इस बार का टारगेट दिया है कि आपके 18 नंबर होने चाहिए, दैट मीन्स 36%। सिंपली ये कह सकते हैं कि 100 में से आपके 36 क्वेश्चंस काट पीट के बचने चाहिए। और माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 है। दिखने में स्कोर इजी लग रहा है कि 100 में से 36 क्वेश्चन तो हैं, बट जब आपके पास में बाउंडेशन है कि आपको 100 में से 36 क्वेश्चन सही करने हैं, और आजकल जो पेपर का लेवल है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिफिकल्ट आती है, तो उस कंडीशन के अंदर 50 में से 18 नंबर बचाना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। सो अब इसके लिए क्या करें कि अपने 50 में से 18 नंबर अपन सिक्योर करें। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो पेपर जो आजकल आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी आता है, कि जिसके अंदर आपको मुश्किल से मुश्किल करके अब 100 में से आपको 36 क्वेश्चंस बचाने होते हैं, या फिर वो चीज़ें हैं कि पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का है, तो वहाँ पे क्या करें। अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, एक तो जीके में जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, करंट अफेयर के साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डाटा है। तीसरी चीज़ जो ज्योग्राफी के अंदर जो सिंपल वाले टॉपिक है वो चीज़। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो पॉलिटी के अंदर कुछ अनुच्छेद वगैरह है। तो ये चार चीज़ें हैं जहाँ से अपने को 50 में से 18 नंबर वाला काम तो हो जाएगा यहाँ से। करंट अफेयर के अंदर लास्ट अपन ये मान सकते हैं कि 6-7 महीने का, और करंट अफेयर अपन किसी भी रिलायबल कोई ऐसा टॉपिक हो आपके पास में, चाहे बुक हो या फिर आपके पास में कोई यूट्यूब चैनल हो, वहाँ से आप देख सकते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि मैं यहाँ से ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डाटा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके में, तो ऐसा तो नहीं है कि भी 100 में से सारे के सारे क्वेश्चन लेंदी होंगे। 100 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 30 से 40 या 40 से 50, जो डायरेक्ट वन लाइनर होंगे और जो सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम के अंदर जो आपके पास में बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर आ रहे हैं, उनके अंदर गलतियाँ नहीं करनी। जो बेसिक वाले हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है, कि होता क्या है कि एग्जाम के अंदर
अगर 50 क्वेश्चन टफ है और 50 ईजी हैं, तो 50 टफ वालों को सोल्व करना मुश्किल है, लेकिन जो 50 ईजी हैं, अगर आपके ईजी वाले क्वेश्चंस भी गलत होते हैं तो वहाँ अपन कंपटीशन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। सो सिली मिस्टेक को एकदम कम करके जो सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना है। सो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा के क्वेश्चंस हैं, इसके साथ में जो फ्लैगशिप स्कीम है वहाँ से। दूसरी चीज़, ज्योग्राफी के अंदर जैसे नदियाँ हो गई, जियोग्राफिकल डिवीजन हो गया, ठीक है, फसल हो गई, फिर जो पशु वगैरह हो गए, जहाँ से हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ पे फोकस रखना है। अब बात ये आती है कि अभी इतना टाइम तो नहीं है, जो अभी जिनका रिजल्ट आया उन बच्चों के लिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास में तो ऑप्शन है। तो जो नए वाले बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा यही सजेशन रहेगा कि ज्योग्राफी या पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए जो दिशा की बुक आती है एमसीक्यू की, उसको आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि अगर पहले भी अपने जीके पढ़ा है, इंटरव्यू तक जाके आए हैं, सो दैट मीन्स अपना जीके इतना वीक तो नहीं है। अगर अपन उन बुक से वापस क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें वापस रिकॉल हो जाएगी। सो ज्योग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए जो दिशा की बुक है उससे अपन देख सकते हैं। इसके साथ में पॉलिटी के अंदर जैसे आरपीएससी है, सूचना आयोग है, वित्त आयोग है, वहाँ से जो आयोग वगैरह है वहाँ से हमेशा 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके अध्यक्ष वगैरह से, पहले कौन अध्यक्ष बना, या फिर उसके साथ में जो अनुच्छेद है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उस चीज़ों के अंदर आपको दिशा वाली जो बुक है, इस दिशा वाली बुक से आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी आपके लिए ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज़, कला संस्कृति के अंदर कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। हिस्ट्री वाला पार्ट है वो थोड़ा लेंदी होता है, सो हिस्ट्री वाले पार्ट को अगर अपन थोड़ा, या तो वो हो कि आपका जीके बहुत अच्छा है, आप पहले से कमांड में हो, तो हिस्ट्री वाले पार्ट को अपन टच कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम कम है, सो रिवीजन के अकॉर्डिंग कला संस्कृति के अंदर कला संस्कृति में जैसे आपके नृत्य हो गए, त्योहार हो गए, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कला संस्कृति से नहीं बनेंगे, ज्योग्राफी से बनेंगे बट इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो बनेंगे एक तो पॉलिटी से, और एक आपके जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो योजनाएं हैं फ्लेक्सिब वाली वहाँ से, प्लस जो करंट अफेयर के अंदर जो खेल वाले क्वेश्चन आते हैं। सो अपन सिंपली ये समझ सकते हैं कि 100 में से आपके 20 या 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं। सो 50 में से 18 नंबर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पेपर सिंपल आ रहा है तो आपको वहाँ पे माइंड में ये नहीं रखना कि मैं कैसे भी करके 18 क्रॉस करूँ, क्योंकि उस पेपर में आपका 18 तो क्रॉस होना ही है। आपको फिर टारगेट करना है 30 का, क्योंकि अगर पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल आया और अगर वहाँ पे सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी तो वहाँ पे कंपटीशन का थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आप 150 में से कितना भी धुरंधर हो, कितना भी चाहे आप नॉलेज लेके चलो, आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते। 100, 105, ये तो एक लास्ट बाउंड्री है 100 105 की, चाहे आप कितने भी एफर्ट लगाओ, क्योंकि सब्जेक्ट इतना लेंदी है जूलॉजी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट में आप 100 105 से ऊपर तो नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन के अंदर जो अपने को सपोर्ट मिलता है वो मिलता है फिर आपका जीके से। सो दो चीज़ें हैं, अगर पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल हो तो आपको सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना है और स्कोर को टारगेट रखना 30 तक। अगर सिंपल आता है, जैसे 2023 वाला जो हमने पेपर दिया था उसके अंदर ऐसा था कि भाई आप 25-30 नंबर ला सकते थे उस कंडीशन में, लेकिन जो आजकल लेटेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी का, अगर वैसा पेपर आता है तो आपको एकदम पेशेंस के साथ में, काम माइंड के साथ में आपको 18 नंबर का टारगेट क्रॉस करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पेपर टिपिकल आता है तो 18 नंबर लाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद में अगर आप उससे पुश करके आगे जाते हो सो वो अपने लिए पॉजिटिव चांस है। सबसे पहले फिर आपको 18 वाला टारगेट रखना है, क्योंकि 100 में से आपको ऐसे मिल जाएंगे 30-40 क्वेश्चन जो आप पहली नज़र में देखोगे, सो उनको आप वहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जीके के अंदर जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप जीके के अंदर आंसर आपको पहली नज़र में जो आ गया उसके साथ छेड़खानी मत करना, पेशेंस रखना, उस पर ट्रस्ट रखना कि जो मैंने आंसर चूज़ किया है वो सही है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी आप किसी आंसर को रिपीट करते हो या रिवाइज करते हो, 99.99 पॉसिबिलिटी है कि वो आपका गलत होगा। सो जो आंसर आपका फर्स्ट नज़र में आ रहा है, चाहे वो जीके हो सब्जेक्ट हो, तो उस पर फोकस रखना है। कि जैसे होता है ना, अपने 100 क्वेश्चन आए, 100 में से अगर अपन ने फर्स्ट अटैम्प में 50-60 क्वेश्चन कर लिए, सो इन 50-60 क्वेश्चंस के साथ में जो पहली नज़र में देखा है, सो दैट मीन्स यहाँ आप कॉन्फिडेंट थे, इसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी। तुक्का मारना हर किसी में नहीं। अगर जैसे आपके पास में लग रहा है कि आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं और इन 20 क्वेश्चंस में आपको ये लग रहा है कि यार मैंने 2 ऑप्शन तो इनमें से देखे हुए हैं, तो इन 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में आपको तुक्के मारने हैं। तुक्के का मतलब ये है कि आपको उन वर्ड के साथ में आप फेमिलियर हो, कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें सुनी है, तो आप सिर्फ वहाँ पे ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपको चारों नाम अननोन है उस कंडीशंस के अंदर,
पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो उस कंडीशंस के अंदर शांति से एकदम काम रह के आपको 18 नंबर वाला टारगेट पूरा करना है। ये बात है जीके की। दूसरी बात, अब अपन बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में पेपर फर्स्ट है आपके पास में और पेपर सेकंड है। अब जूलॉजी के अंदर तैयारी सब बच्चे करते हैं, लेकिन जो पिछले वाला पेपर था, अब उसके पता नहीं कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गई ओबीसी जनरल की, जबकि पेपर को उठा के एनालिसिस करते तो बहुत ज़्यादा टफ था। तो उस कंडीशन के अंदर जूलॉजी के पेपर में सबसे ज़रूरी है कि वो यूनिट कवर करना कि जहाँ से आपको ये लग रहा है कि मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा हो सकता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके पहली यूनिट है टेक्सोनॉमी बेसिक की, दूसरी आपके पास है इनवर्टिब्रेट की, एंड थर्ड वन है आपके पास में वर्टिब्रेट की। और फर्स्ट पेपर में आप सिंपली ये कह सकते हो कि 70 क्वेश्चन तो आपके इन तीनों यूनिट से श्योर हैं, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है जैसे पहले का पेपर देखा है। सो यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो, उसमें आपको क्लासिकल्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर जो सिंपल आ रहे हैं, जैसे कोई क्लास का पूछ लिया, किसी एनिमल्स का कुछ स्पेसिफिक फंगस का सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर कोई लार्वल फॉर्म पूछ ली, 70 में से आपको 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो एकदम सिंपल होंगे। सो आपको इन 30-40 क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करनी है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको टेक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में जो सिंपल चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है, टफ चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। दूसरी चीज़, एग्जाम में होता क्या है कि अपन अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जो मेरा खुद का अनुभव भी है, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक की है, क्योंकि एग्जाम में अपन जितनी उम्मीदें लेके जाते हैं, जितना हेक्टिक कंडीशन रखते हैं, हेडेक लेके जाते हैं कि भाई मैंने इतना टाइम दिया है, वो सारी चीज़ें आपको भूल कर फिर एग्ज़ाम के अंदर बैठना है। क्योंकि अपने क्या होता है कि जैसे ही पेपर देखते हैं, सो अगर आपको लगा कि आपने पेपर का पहला पन्ना खोला और स्टार्टिंग 10-15 क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहे, शांत रहना है, 2-4 मिनट सोचना है, पीछे से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर वो पेपर टफ है तो वो सबके लिए है, इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगी वो चीज़। सो आपको खुद पे नहीं लेनी है उस चीज़ को, थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर क्या होता है कि अपन क्वेश्चन सोल्व करते टाइम में बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने जूलॉजी में 12 क्वेश्चंस के दोनों पेपर में गलत गोले भरे हैं और 4 भरे हैं मैंने जीके में। तो 16 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप कंपटीशन से डायरेक्ट बाहर होते हो। सो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने डार्विन के, हार्डी विनवर्क के, लेक ओपेरोन के, मोलिकुलर बाइक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के गलत गोले भरे हैं। सो वो तो शायद किसी बच्चे के भी सही हो सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि अपन बहुत ज़्यादा चीज़ों को एज ए प्रेशर लेके उनके एग्जाम में से सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ये सारा पेपर गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपको एग्जाम में बैठना है, सिंपल माइंड से सोचना है कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए है, पेपर सिंपल है तो आपको सिली मिस्टेक पे ध्यान देना है। ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको टेक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज करना है। जो आपके पास कंटेंट है, नोट्स है, उस पर ट्रस्ट रखो। अगर आप अभी, होता है क्या है कि अपन लाइब्रेरी में बैठे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और पास वाले की अपन कॉपी देखते हैं तो अपने को ये लगता है कि यार ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, लास्ट टाइम में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके पास आपने कंटेंट पढ़ा है 6-7 महीने में, साल भर में या 15-20 दिन में, उस पर आपको ट्रस्ट रखना है कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इधर उधर देख के आपको चीज़ें बिगाड़नी। सो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपको जूलॉजी में अगर स्कोर करनी है तो आपके लिए यहाँ से चीज़ें ये रहेंगी कि जैसे आपके पास में इकोलॉजी है, इकोलॉजी के साथ में आपके पास जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है प्लस इथोलॉजी वाला पार्ट है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और इथोलॉजी, तीन चीज़ें आपके पास है यहाँ पे। इन तीन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके कम से कम गलत हो। रिपीट कर रहा हूँ, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और इथोलॉजी, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं होगा, डायरेक्ट वो कि वो साइंटिस्टों के नाम है, वो कि वो कॉन्सेप्ट है। सो इकोलॉजी, इथोलॉजी और इवोल्यूशन, सिंपली आप तीनों को काउंट करो तो आप 70 क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हो। सो इन चीज़ों को अपने फेवर में रखना है एक तो, क्योंकि अगर आप टूल टेक नहीं पढ़ी है और अगर आप लास्ट टाइम उसको अप्लाई कर रहे हो कि मैं टूल टेक को लास्ट पे दांव खेलूँ, शांत रहना, जो चीज़ें आपके पास में है एक बार उस पर ट्रस्ट रखना। सो टेक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इथोलॉजी। क्योंकि जैसे अगर अपन वर्टिब्रेट की बात करें तो कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट है, आप मान के चलो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो उस पार्ट को आप अच्छे से तैयार करो। कोऑर्डिनेट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, वो ध्यान रखो। यूरो कोऑर्डिनेट है, सिफिलो कोऑर्डिनेट है, हेमी कोऑर्डिनेट है, हमेशा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वो सेम सेम चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी करवा रखी हैं।
सो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, मैराथन क्लासेस के अंदर पूरी 1 बाय 1 करके करवाई हुई है। इथोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट है। तो सिंपली आपको स्कोरिंग वाली चीज़ें, टेक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इथोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एकदम पुश करेगी एज ए मार्किंग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ह्यूमन फिजियो की बात करें, ह्यूमन फिजियो में आपको एंडोक्राइन वाला पोर्शन अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और ह्यूमन फिजियो के अंदर अगर मान लो आपके पास में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10-15 बहुत सिंपल होंगे, एनसीईआरटी से भी आते हैं, यूजी लेवल के भी होंगे। बाकी जो ज़्यादा टफ हो उन क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालना है। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग और सेल जंक्शन, ठीक है, सेल सिग्नलिंग और सेल जंक्शन, इन दोनों के लिए आपके पास जो पाथफाइंडर बुक है वो सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे आपको नेट वाला एक्सपेरिमेंटल माइंड यहाँ पे काम नहीं लेना है। यहाँ पे सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सेल जंक्शन में, लाइक आपके जैसे सेल एडेशन मॉलिक्यूल से पूछ लिया कि सेल टू सेल कौन सा है, सेल टू मैट्रिक्स कौन सा। वहाँ पे सिंपली आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना कि आप नेट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिमाग लगाने बैठ जाओ। सिंपल अटेंड करना है, नेट वाली चीज़ें आप सेल सिग्नलिंग और सेल जंक्शन नेट वाले बिल्कुल नहीं देखनी। आपके पास जो पाथ फाइंडर सिंपली उसको देखो, बस एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि पहले का पेपर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। टूल एंड टेक के अंदर जो सबसे ज़्यादा थोड़ी ऐसा लगता है कि ड्रामनी यूनिट है, क्योंकि यहाँ से आपको सेकंड पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन का पोर्शन देखने को मिलता है। और टूल एंड टेक की दिक्कत ये है कि अपन जो राजस्थान के बच्चे हैं, अपन इस यूनिट के साथ में इतनी ज़्यादा फेमिलियर है नहीं, अपन ने पीसीआर भी नहीं देखा कभी, एलाइजा अपन ने नहीं देखा कभी, इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा होगा लैब में, बट अपन ने कभी उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी नहीं की, तो अपन ने उन चीज़ों के साथ डील नहीं किया। तो अपने लिए स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, एज रट सकते हैं उनको, अपन समझ तो सकते नहीं। इन चीज़ों के अंदर सिंपली ध्यान रखना है, टूल टेक में अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको 20-22 क्वेश्चन सिंपली देखने को मिलेंगे। उनके साथ बस आपको शांति से काम करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, उनके साथ कोई हड़बड़ाहट के अंदर बड़े क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालना, और जो नहीं लग रहा हो कि भी बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 150 सेकंड में है, अगर आप 120-130 तक जाते हो, ठीक है, तो अगर उसके अंदर अपनी गलतियां मिनिमाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपन ने 150 क्वेश्चन कर दिए और 150 में से पता चल रहा है कि 60-70 तो गलत है, 1/3 माइनस मार्किंग, अगर 150 में से आपके 60 गलत भी हो गए तो फिर बचा कि आपके पास में 90, 60 गलत होने पे 90 में से आप 20 निकाल दो, 70, 35 नंबर बचे। और कंपटीशन के अकॉर्डिंग 35 नंबर में कुछ होना नहीं है। सो इससे बेस्ट है कि आप 100 ही क्वेश्चन करो, 100 में से हो सकता है आपके सिर्फ 10 गलत हो, तो आपके पास में थोड़ा पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो एक चीज़ ये गलती नहीं करनी। इसके अलावा जूलॉजी में जो और स्कोरिंग चीज़ें हैं आपके लिए, टेक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इथोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, और जेनेटिक्स में आपको रेशियो अच्छे से याद करके जाने हैं। वैसे सबकी तैयारी हो रखी है, अभी सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो स्ट्रेटजी है यही काम आती है। जो मेरा अनुभव है जेनेटिक्स के अंदर, आपको रेशियो में से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2-3, डायरेक्ट डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये चीज़ें हैं जेनेटिक्स में जो अपने फेवर में आती है। मोलिकुलर बायो में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मोलिकुलर बायो में आप पहले का पेपर देखो, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो। बस कंडीशन ये है कि इजी क्वेश्चन के साथ में हड़बड़ाहट के अंदर गलती नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम के अंदर जिन बच्चों के अच्छा स्कोर होता है वो उनकी स्ट्रेटजी यही रहती है, वो एकदम शांति से क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अपन कुछ ये भी करते हैं कि जैसे सिंपल क्वेश्चन देखा उसको देख के भावुक हो जाते हैं, बिना सोचे समझे उसका अपन आंसर अटेंड करते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था एक होप स्पोर्ट का, 80-90% बच्चों ने इसको होप स्पोर्ट पढ़ा भी नहीं था, इसको पढ़ा था हॉट स्पोर्ट, क्योंकि नाम पहली बार देखा था और नाम हॉट स्पोर्ट देखते सब भावुक हो गए। घर आने पे जब आंसर की मिला रहे तो पता लग रहा है कि अपने हॉट स्पोर्ट समझा और वहाँ पे होप स्पोर्ट था। तो ये चीज़ें नहीं करनी। जितना सिंपल क्वेश्चन है दैट मीन्स वो आपको उलझाएगा, वहाँ से शांति से सोचना है। क्योंकि टफ क्वेश्चन के अंदर हर बच्चा सोचता है, अपना पेशेंस काम में लेता है। एजुकेशन के अंदर अपन जल्दबाजी के अंदर भागते हैं और उस पर टिक करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। एक तो जितना एजुकेशन उतना शांति से सोचना है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है आपने पहले पेपर देखा, 150 क्वेश्चन आपके पास में सब्जेक्ट के, 150 में से आपको जैसे फर्स्ट नज़र में अगर आपको लगा कि मुझे 50 से 60 क्वेश्चन आ गए हैं, ये एकदम आपको डेफिनेटली मतलब श्योर एकदम, तो आप सबसे पहले इनके ओमार में गोले भरो। ऐसे नहीं
कि 50-60 कर लिए मैंने टिक करके छोड़ देता हूँ, ये गलती नहीं करनी, पहले इसको बदलो एक बार, सो दैट आपको ओएमआर खाली नहीं दिखेगी और आप क्वेश्चन अटेंड कर चुके होंगे तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने इतनी चीज़ें तो सही कर ली। उसके बाद में धीरे धीरे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट नज़र में उसको अटेंड करो, उसको भर दो, उसके बाद में आगे मूव करो। सो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जूलॉजी हो या फिर जीके हो, दोनों के अंदर आपको प्रेशर नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। क्योंकि तैयारी सब करके जाते हैं, वहाँ पे जाते गड़बड़ होती है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, बहुत सारे क्वेश्चंस में गलत गोले भरे एज ए प्रेशर के चक्कर में। वो गलती नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है कि जितनी अच्छी तैयारी हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, बाहर आके क्या जवाब देंगे, कौन क्या पूछेगा। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान में नहीं रखना है कि मेरा पेपर ख़त्म होते ही मुझे बाहर जाते ही कौन क्या पूछेगा। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो वो 3 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी फैमिली के लिए, ना रिश्तेदार के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना किसी को आंसर देने के लिए। सो जस्ट आप 3 घंटे बैठे हो, वो 3 घंटे आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे। सो वहाँ पे और चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा, मुझसे बाहर जाते कौन क्या पूछेगा। तो वो चीज़ें एक बार दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जो बंदा कंपटीशन में आया है वो आज नहीं तो कल पहुंच तो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इतनी तैयारी करके यहाँ तक आए हो, सो उसके अकॉर्डिंग आपको वैसे ही शांति से चीज़ डील करनी है। सो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीके में आपको 18 नंबर वाला टारगेट रखना है। अगर ज़्यादा पेपर हार्ड हो तो आपको शांति से 40-45 क्वेश्चन निकालने हैं, और अगर सिंपल हो तो आपको सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जीके हो गया, जूलॉजी में हो गया, ठीक है। तो जीके है प्लस आपके पास जूलॉजी है, तो दोनों में बस ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यार पिछली कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गई है, क्योंकि जिनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है वो आपके पास में वही बातें करते रहेंगे कि यार जूलॉजी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गई है, इस बार तो सीटें भी कम है। सो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि अगर सीट कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2021 में जूलॉजी में 30 सीट थी और 2024 की 23 की वैकेंसी में 64 सीट थी, तो 64 सीट में कट ऑफ ज़्यादा गई है 30 सीट के बजाय। सो आपको उस नेगेटिविटी से बचना है कि आपके आसपास में जो ऐसे लोग हैं जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ, वो आपको डेफिनेटली यही बातें पुश करेंगे माइंड में कि यार सीट तो 38 ही है, पिछली वैकेंसी में भी इंटरव्यू तक जाके आए थे, सिलेक्शन तो नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। सो उन चीज़ों पे आपका कोई हाथ नहीं चलने वाला, ना मेरा चलने वाला, ना आपके घर वालों का चलने वाला। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चलेगा, वो काम है सिर्फ आरपीएससी का। बस आरपीएससी के साथ डील कैसे करना है, सिर्फ पॉजिटिव माइंड के साथ में। सो नेगेटिविटी को आपको नेगलेक्ट करना है थोड़े दिन के लिए। दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी इंटरव्यू दे के आए हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कहना बहुत आसान है कि आपको स्ट्रांग रहना है, चीज़ें डील करनी है, लेकिन उनको पता है कि जिन्होंने 1 साल दिया है और लास्ट में जाके रह गए हैं। तो लेकिन बस अब यही है कि इतना अपन ने ट्रस्ट डेवलप किया था, वहाँ तक पहुँच के आए हैं, तो उन सारी चीज़ों को एज ए पॉजिटिव माइंड में रख के जो हो गया वो हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये है कि आज तारीख हो गई 23, 7 तारीख को आपका जीके का एग्ज़ाम है, डेट में 15 दिन भी नहीं है। अब माइंड में बात रिपीट होती रहेगी बार बार कि यार मैंने इतनी तैयारी की थी, इतना अच्छी पेपर अटेंड किया था, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया वैसा गया। तो या तो अपन 15 दिन उन चीज़ों को सोच सोच के निकाल दे रोते रोते, या फिर ये है कि 15 दिन अच्छे से पढ़े ताकि 7 तारीख को ये रिग्रेट नहीं हो कि यार अगर मैं 15 दिन पढ़ लेता तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि जो गया वो तो गया, वो वापस नहीं आने वाला। आरपीएससी ने जो अपना काम था वो कर दिया, अब सारी चीज़ें अपने फेवर में है। तो बस आपको शांति से जीके वाले पार्ट के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले आपको पेपर का लेवल देखना है, उसको बचाना है कि आपके 18 वाला स्कोर क्रॉस हो रहा है। पेपर टफ लगे तो आपको 40 से 45 क्वेश्चन पहले वो सेलेक्ट करने हैं जहाँ से आपको 18 वाला क्राइटेरिया पूरा हो। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत सिंपल है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 60-70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 60-70 क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पेशेंस काम में लेना है, शांति से सोचना है, क्योंकि जितना सिंपल दिखेगा गलतियाँ उतनी ज़्यादा होगी। तो सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है। सेम चीज़ अप्लाई आपकी जूलॉजी में, क्योंकि जूलॉजी में जो इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और टेक्सोनोमी का पार्ट है, दिखने में सिंपल दिखेंगे लेकिन गलतियाँ सबसे ज़्यादा फर्स्ट पेपर में होती है। सो वहाँ भी एकदम शांति से अटेंड करना है। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि तैयारी सब बच्चों की होगी, जो शांति से पेपर अटेंड करेगा सिलेक्शन वही लेके जाता है। तैयारी सबकी है, जो बंदा वहाँ तक पहुँच रहा है, एमएससी है, नेट जेआरएफ है, पीएचडी है, इतना टीचिंग एक्सपीरियंस भी होता है, तो उनके पास वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर चीज़ों को कैसे डील करते हो, वो सारी आपके फेवर में आती है। और बस एग्ज़ाम तक जो आपका माइंड है वो पॉजिटिव रखना है।
दूसरी चीज़, अभी 2 या 3 दिन के अंदर कोटपाल की वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की जो मैराथन क्लास है वो मैं लेके आने वाला हूँ। दूसरी बात, आज मैंने सुबह ही जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे बच्चों के लिए कि भाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज जो 400 रुपये की थी, वो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 99 की है, सिर्फ 2 दिन के लिए। सो दैट आपको टेस्ट सीरीज अटेंड करने टाइम आपको एक माइंड में रखने की बात को कि अगर आपके पास में आप 150 क्वेश्चन देख रहे हो, तो अभी आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सिर्फ ऐसे देखो कि मुझे सिर्फ इनके आंसर देखने हैं, उनको सोल्व करने मत बैठना कि यार सर ने तो जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए वो तो मुझे आ ही नहीं रहे और मेरी तैयारी अलग है। इन चीज़ों से आपकी प्रिपरेशन का एनालिसिस नहीं होगा। आपको सिंपली क्वेश्चंस देखने हैं कि आप मैं उसके आंसर याद कर लूँ, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने 150 में से 10 टेस्ट डाले हैं, तो 10 का मतलब हो गया आपके पास 1500 क्वेश्चन है, और 1500 क्वेश्चन में से हो सकता है अगर आपके पास में 20-30 क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो गए, और अगर आपने सिंपली इन चीज़ों को रिकॉल किया हुआ है तो वो आपके लिए पॉजिटिव साइड होगा। सो लास्ट टाइम आपको एक तो जो खुद का कंटेंट है उस पर ट्रस्ट रखना है, इधर उधर नहीं देखना। क्योंकि होता है लाइब्रेरी में बैठे हैं, लाइब्रेरी में साथ वाले की कॉपी देखी और अपने माइंड में आता है कि यार इसने जो चीज़ लिखी है वो मेरे पास है ही नहीं, ये जो टेस्ट सीरीज दे रहा है वो तो मैं दे ही नहीं रहा, ये जो पढ़ रहा है इसके इतने नंबर आ रहे, मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे। इन चीज़ों से आपकी प्रिपरेशन का एनालिसिस नहीं होगा। उनको सिंपली जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना है और उसी के बेस पे आपकी चीज़ें आपके फेवर में आएगी। सो यही सारी बातें थी आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए, कि जो मेरा अनुभव था, जो मैंने गलतियाँ की थी, ठीक है, लेकिन शांति से पेशेंस के साथ में पेपर अटेंड करना है। और मैराथन क्लासेस अभी और आने वाली है, ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है। टेस्ट सीरीज आज आज के लिए आपके लिए चालू है, वो 99 में आप उसको परचेज करके एजुकेशन प्रैक्टिस के लिए वहाँ से आप देख सकते हो। सो होपफुली आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, और बाकी अगली क्लास भी कंडक्ट करने वाले जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।